आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के दिखैया जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो सजीव फोन इन माँ आप मन के स्वागत है। भाई संगवारी हो, आप मन है एक बात ला जानत हो कि फसल के कटाई के बाद में जेन अवशेष होते ओला हमार किसान भाई मन हा जला देते, जो हा बहुत ही नुकसानदायक होते माटी बर घलोक और पर्यावरण बर घलोक। तब भाई ये फसल के अवशेष ला का करे जाए, कैसे एकर प्रबंधन करे जाए, आज हमन हा यही विषय में गोट बात करबो और संगे संग हमन गोट बात करबो कि कैसन ढंग के हमन हा ये माटी के फसल बर मिट्टी के तैयारी ला हमन कैसे ढंग के कर सकन। तो संगवारी ढेर कन गोट बात और चर्चा करबो ये विषय में। और ये विषय में अगर आप मन ला कोनो भी प्रकार के प्रश्न पूछना है हमारे विशेषज्ञ जी से, तो आप मन हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से ये प्रश्न ला पूछ सकते हो। तो हमारा टोल फ्री नंबर है संगवारी हो 1800-233-9418। और ये विषय में ढेर कन गोट बात और चर्चा करे बर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर कुणाल चंद्राकर, मृदा विज्ञान वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है सर। और जैसे कि हमन हा अपन प्रश्न उत्तर के सिलसिला शुरू करन, ओकर से पहले हमन अपन किसान भाई मन बर लाए हन एक ठन लघु चित्र। आओ देखथन ये लघु चित्र ला। फसल अवशेष प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो फसल कटाई के बाद खेत में बचे हुए पौधों के अवशेषों को सही तरीके से उपयोग में लाने या हटाने के लिए की जाती है। यह मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने, मृदा की संरचना में सुधार लाने और मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती है। फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाना कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाता है, जिससे मिट्टी की पोषक तत्व धारण करने की क्षमता बढ़ती है। फसल अवशेष मिट्टी की सतह को ढककर बारिश और हवा के कारण होने वाले कटाव से बचाते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन जुताई कार्यों की आवृत्ति और तीव्रता को कम करने और पिछली कटाई से बचे हुए मलबे की मात्रा बढ़ाने पर आधारित एक रणनीति है। इस प्रबंधन दृष्टिकोण का लक्ष्य मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को संरक्षित करना है, जबकि कई अन्य पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ प्रदान करना है। किसान भाइयों, फसल अवशेषों के प्रबंधन में सिंचाई प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है।
सिंचाई सुनिश्चित करता है कि फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाने और विघटित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। अवशेषों को मिट्टी में मिलाने और विघटित करने के लिए पानी का कुशलतापूर्वक उपयोग करना महत्वपूर्ण है। फसल अवशेषों को खाद में परिवर्तित करना एक ऐसा तरीका है जिससे खेत में मौजूद अपशिष्ट को उपयोगी और टिकाऊ बनाया जा सके। यह प्रक्रिया खाद उत्पादन करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है, पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और अवशेष जलाने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। किसान भाइयों, जैविक विधि से जमीन की तैयारी का अर्थ है कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों के बजाय प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करके मिट्टी को उपजाऊ और स्वस्थ बनाना। इसमें मुख्य रूप से जैविक खाद, हरी खाद, कंपोस्ट और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग शामिल है। गहरी जुताई से मिट्टी को हवा मिल जाती है और पोषक तत्वों को सुलभ बनाया जा सकता है। गोबर, हरी खाद, कंपोस्ट जैसे जैविक खाद मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। किसान भाइयों, कृषि क्षेत्र को स्थायी फसल अवशेष प्रबंधन से बहुत लाभ होगा, क्योंकि इससे आय के अतिरिक्त स्रोत पैदा होंगे, उपज और लाभ में वृद्धि होगी तथा नए औद्योगिक उपयोग उपलब्ध होंगे। कृषि से बचे हुए खाद्य पदार्थों को बर्बाद करने के बजाय उन्हें उचित तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भाई संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के हमन स्वागत करथन। और जैसे कि हमार प्रश्न उत्तरी के जन सिलसिला है एला शुरू करथन, जेमा हमन पहला प्रश्न ये जानबो कि जेन हमन किसान भाई मन फसल, डॉक्टर साहब, जे किसान भाई मन फसल काटथे ओकर बाद में वो अवशेष खेत में ही रह जाते, तो ओला कई किसान भाई मन तो जला देते, तो वो जलाए से ओला का नुकसान है और अगर ओला सही ढंग से उपयोग में लाया जाए तो अगर क्या करना चाहिए? जी हाँ, सबसे पहले तो सभी अन्नदाता किसान भाइयों को नमस्कार। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि सामान्य तौर पर जो फसल अवशेष या फसल कटाई के पश्चात वो खेतों में ही रह जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि उस फसल अवशेष को किसान भाइयों के पास प्रबंधन की उचित तकनीक नहीं होने के कारण वो जला दिया जाता है जी। तो इसका बहुत सारा मृदा में इसके नुकसान है, पर्यावरणीय नुकसान है और साथ ही मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत दुष्प्रभाव हमको देखने को मिलता है। मृदा की अगर बात करें तो जब फसल अवशेष को जलाया जाता है तो बहुत सारे जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं जो कि लाखों करोड़ों की संख्या में मृदा में रहते हैं वो भी उसमें नष्ट हो जाते हैं और उचित परिस्थिति आने पर ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो मृदा में कार्बन की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ये सारे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर पर्यावरणीय दुष्प्रभाव की हम बात करें तो जब ये फसल अवशेष को जलाया जाता है तो बहुत सारी हानिकारक गैस, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस के भी नाम से जानते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैस जो है वो निकलती है और ये वातावरण में जाकर ये मिल जाती है। और इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हमको देखने को मिलता है। ये सारी गैसें दुष्प्रभाव डालती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती है तो इस गैस की ऐसी प्रकृति होती है कि वो उन किरणों को, सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेता है और परावर्तित होकर उनको जाने नहीं देता, जिससे धरती का जो तापमान है, हमारे वायुमंडल का तापमान है, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और अभी एक सामान्य समस्या के बारे में हम सुनते हैं कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती है और इसका दुष्प्रभाव हम देख रहे हैं विगत कुछ वर्षों से। जैसे कि जब पर्याप्त मात्रा में हमको बारिश की आवश्यकता है तब बारिश नहीं होती, बिल्कुल, और अकाल की स्थिति हमको आती है, जब बारिश नहीं चाहिए तब बारिश हो जाती है, बारिश हो रही है। और धरती का तापमान, वातावरण का तापमान ज़्यादा बढ़ने से मिट्टी से नमी का जो ह्रास है, नुकसान है, वो भी तेज़ी से होता है। साथ ही भूमिगत जल का नुकसान भी बहुत तेज़ी से होता है। जी डॉक्टर साहब, एक टन फोन आगे हवे हमारे किसान भाई के। हेलो
हेलो जी किसान भाई। हाँ भैया, योगेश जांगड़े बोला था फिर बाबा आंध्र बेमेतर। जी 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 योगेश भाई। ये पूछना चाहता हूँ भैया, हमारे थी का है रासायनिक अभी ज्यादा प्रयोग करते हैं जी, तो अभी जैसे जैविक खेती करना है तो हरा चारा अभी कौन कौन से उगाया जा सकता है? अच्छा जी डॉक्टर साहब। योगेश जी देखिए, जैविक खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आपको शुरू से इस पर ध्यान देना पड़ेगा। शुरू से का मतलब है कि फसल भूमि की जब आप तैयारी करें उस समय से आपको ध्यान देना पड़ेगा। भूमि की तैयारी के लिए आप गहरी जुताई करें कल्टीवेटर के माध्यम से या एमबी प्लाऊ के माध्यम से। उसके पश्चात आपको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का आप उपयोग करें। 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर जो गोबर की खाद है उसकी अनुशंसा की जाती है। और जैविक खेती में एक बात का आपको एकदम से ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के रसायन का, चाहे वो उर्वरक हो, चाहे वो खरपतवारनाशी हो, चाहे कीटनाशी हो, हमको उपयोग उसमें नहीं करना है। उच्च गुणवत्ता का बीज हमको उपयोग करना है। इसको हम प्रमाणीकरण संस्था से लेने का प्रयास करें। प्रमाणीकरण संस्था से जब हम इन बीजों को लेते हैं तो ये खरपतवार के बीजों से रहित होते हैं और पुष्ट बीजीय होते हैं, जिससे हमारे आने वाली जो फसल अवधि है उसमें जो कीट पतंगे लगते हैं और बीमारियां लगती है, आधी समस्या का समाधान उसी समय हमको हो जाता है। साथ में निदाई गुड़ाई आपको करना पड़ेगा और फसल प्रबंधन देखरेख आपको अच्छे से करना पड़ेगा। आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको किसी भी प्रकार के रसायन का जैविक खेती में उपयोग नहीं करना है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आप मन बताते रहे हो कि फसल ला जलाए से ढेर का नुकसान हवे। जी हाँ। तो ये नुकसान के बाद में जन बात है चल हमन गोठियाबो, लेकिन अभी फिर एक जन हमारे संगवारी भाई के फोन आवत है। हेलो 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 जी किसान भाई, क्या नाम है आपके? हेलो, मेरा नाम है नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी मैं जी जानना ये चाहता हूँ कि जो फसल अवशेष हम लोग खेतों में जला देते हैं तो इससे कौन कौन सी हानियां हैं, कौन कौन से लाभ हैं। और दूसरी चीज मैं एक चीज और जानना चाहता, जो गर्मी की गहरी जुताई हम लोग करते हैं मई और जून के महीने में, तो उससे जो है जो बरसात का पहला पानी गिरता है तो हमारे खेत को मिट्टी को कितना मजबूती मिलती है। और एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जो हम फसल चक्र अपनाते हैं या हरी खाद या नाना प्रकार की फसलें लेते हैं, गहरी जड़ वाली, उथली जड़ वाली, लंबी हाइट वाली, छोटी हाइट वाली, इससे हमारी मिट्टी को कितना बड़ा लाभ मिलता है? जी बिल्कुल, आपके प्रश्न का जवाब डॉक्टर साहब दे ही। जी हाँ मिश्रा जी, जैसे कि आपका प्रश्न था कि फसल अवशेष को जलाने से क्या नुकसान है, तो उसी पे हम चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे इसके नुकसान हमको देखने को मिलते हैं। मृदा की उर्वरा शक्ति पे सीधा इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जिससे जो कार्बन की मात्रा जो बढ़ाने वाले, ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट होते हैं, तो मृदा की उर्वरा शक्ति से प्रभावित होती है। दूसरा, पर्यावरणीय नुकसान की हम बात कर रहे थे। बहुत सारी गैस निकलती है और जलवायु परिवर्तन को भी प्रभावित करती है। ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। ये हानिकारक गैसें स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनको पैदा करती है। और हमको खेत की तैयारी के लिए तो सबसे पहले तो हमको फसल का अच्छे से प्रबंधन करना है। बहुत सारी ऐसी तकनीक है हमारे पास जिससे इसका प्रबंधन हम कर सकते हैं। और जैसे कि आपका प्रश्न था कि खेत की तैयारी हम कैसे करें, तो गहरी जुताई हमको मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की तैयारी करनी है और फसल चक्र हमको अपनाना है। फसल चक्र में हम अनाज वाली फसलों के बाद दलहनी, तिलहनी, इस तरह की फसलों को लगाएं तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जी। और हेलो हेलो जी किसान भाई, क्या नाम है आपके? कौन गाँव ले बोला था? किसान भाई शामगांव। राम राम भैया, राम राम जी। खिलेश कुमार साहू बोला था, रानी गामनागिरी। जी जी खिलेश भैया, आपने अपन प्रश्न पूछा। हाँ हाँ, अभी काहे रबी फसल पे धान कटाई चलत है तो पेरा के जो अवशेष अपन है, चाहे आजकल हार्वेस्टर में सब लोग वही चलत है नहीं, तो ओकर प्रबंधन कौन ढंग से करन? बिल्कुल खिलेश भैया, हमार जन प्रश्न हवे वही ओकरे ऊपर में हवे और वही ला डॉक्टर साहब बतावत हवे कि जब अधिक नुकसान हवे तो हम ओकर प्रबंधन कैसे ढंग के कर सकथन, ये विषय में डॉक्टर साहब आप विस्तार से बता। जी हाँ, देखिए साहू जी, जैसा कि आपका प्रश्न है और
उसके प्रबंधन पे हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, ऐसी मशीनरी हैं हमारे पास जिसका उपयोग करते हुए हम इसका बढ़िया प्रबंधन कर सकते हैं। और जैसा कि आपका प्रश्न था कि रबी में अभी धान की फसल की आपने कटाई की है और हार्वेस्टर से कटाई होने पर देखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है और खरीफ के मौसम में ज़्यादातर धान की खेती होती है और रबी में भी किसान भाई धान और गेहूं और कुछ दलहनी तिलहनी फसलों को लगाते हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या आती है, हार्वेस्टर से कटाई का भी प्रचलन है और हार्वेस्टर से कटाई के पश्चात हम देखते हैं कि लगभग 1.5 फीट 2 फीट का पैरा छूट जाता है खेतों में और ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है। तो हमारे पास कुछ ऐसी मशीनरी है, जैसे हार्वेस्टर से जब कटाई होती है तो एक मशीन आती है, उसका नाम है सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम मशीन। उसको किसान भाई ये हार्वेस्टर के पीछे अटैच हो जाता है, उसको किसान भाई अगर लगवा लेते हैं हार्वेस्टर के पीछे तो जो बड़ा पैरा छूटता है उसको ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, महीन भाग में बदल देता है। तो हमारा जो प्रबंधन, जो पैरा की प्रबंधन की समस्या आती है उसका एक समाधान हो जाता है वहीं पर। उसके पश्चात किसान भाइयों के पास अगर सिंचित स्थिति है, सिंचाई की स्थिति है, तो वो ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं या अगर असिंचित स्थिति है तो खेत की गहरी जुताई करके वो मिट्टी में दबा सकते हैं। दूसरी मशीनरी का हम उपयोग कर सकते हैं, उसको कहते हैं डिस्क हैरो। इस मशीन के द्वारा भी ये भी ट्रैक्टर के पीछे अटैच हो जाता है और ये जो बड़े आकार का जो लंबा पैरा छूट गया है उसको ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ये परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार से पैडी स्ट्रा रीपर मशीन का भी हम उपयोग कर सकते हैं। ये मशीन भी जो बड़े आकार का पैरा है उसको छोटे टुकड़ों में काट देती है। और अगर ये मशीनरी किसान भाइयों को उपलब्ध नहीं हो पाए तो एक जो सामान्य मशीन है जो लगभग हर किसान भाई के पास अगर उन्होंने ट्रैक्टर रखा हुआ है तो वो उपलब्ध होती है, वो है रोटावेटर मशीन। तो रोटावेटर का किसान भाई उपयोग करें। जब हार्वेस्टर से फसल की कटाई होती है तो पैरे का जो ढेर है वो लग जाता है, तो उस पैरे को ढेर को एक समान रूप से आप खेत में फैला लीजिए और उसके पश्चात उसमें आप रोटावेटर मशीन को चलाइए। एक बात का किसान भाई ध्यान रखें कि जब रोटावेटर वो चलाएं तो थोड़ा सा ज़मीन से 2 इंच 3 इंच उठाकर उसको चलाएं, जिससे पैरा फंसने की समस्या, रोटावेटर में जो पैरा फंसता है वो समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके पश्चात पैरा पूरी तरह से छोटे टुकड़ों में महीन भाग में बदल जाएगा और किसान भाई फिर ट्राइकोडर्मा का उसमें उपयोग करें। ट्राइकोडर्मा जो है वो वर्मी कंपोस्ट के साथ मिक्स होके भी मिलता है, तो 4 से 5 किलो ट्राइकोडर्मा का जो पाउडर है उसको किसान भाई उपयोग कर सकते हैं, या फिर ट्राइकोडर्मा का कैप्सूल उपलब्ध होता है, उसको भी 5 से 6 कैप्सूल किसान भाइयों को उपयोग करना है। और ये जो ट्राइकोडर्मा है वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जैव नियंत्रण प्रयोगशाला में ये किसान भाइयों को मिल जाएगा। और इसके लिए किसान भाई 100 किलो गोबर की खाद ले लें जो कि पूर्ण रूप से सड़ी हुई और भुरभुरी हो, उसको एक ढेर के रूप में छांव वाले जगह पे किसान भाई रख दें। और अगर कैप्सूल किसान भाई उपयोग कर रहे हैं तो कैप्सूल को खोल लें, उस कैप्सूल को डाल दें उस ढेर में, अच्छे से मिला दें। और अगर किसान भाई ट्राइकोडर्मा के साथ मिक्स हुआ वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं तो 4 से 5 किलो वर्मी कंपोस्ट को वो गोबर की खाद में मिला दें, उसमें थोड़ा सा पानी वो छिड़क दें, साफ बोरे से ढक दें और बोरे के ऊपर भी पानी छिड़क के उसको गीला कर दें। 24 से 48 घंटे तक किसान भाई इसको रख दें और उसके पश्चात बोरे को हटा लें, उसको अच्छे से मिला लें और इस 100 किलो गोबर के खाद को प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में वो अच्छे से छिड़क दें। खेत में थोड़ा सा पानी वो चला दें और 20 दिन 25 दिन में जो पैरा है वो पूर्ण रूप से सड़कर खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। समय समय पर किसान भाई नमी की स्थिति को देखते हुए उसमें पानी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी तकनीक ट्राइकोडर्मा के द्वारा हम पैरा को सड़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो रही बात सड़ाई के, तो सड़ाई के संगे संग और कौन प्रकार के प्रबंधन हम कर सकते हैं का? जी, ये किसान भाई अगर उसको पैरा को इकट्ठा करके और दूसरे प्रकार के उपयोग में लाना चाहते हैं तो वैसा भी वो कर सकते हैं। बेलर नाम की एक मशीन आती है जो कि ट्रैक्टर के पीछे अटैच हो जाता है और बेलर मशीन को किसान भाई चला सकते हैं, जो कि पैरा जो बिखरा रहता है उसको बंडल के रूप में वो बदल के बांध देता है। अच्छा। और 1 एकड़ के जो खेत है उससे लगभग 25 से 30 जो बंडल है वो हमारा निकल जाता है। और ये बेलर मशीन किसान भाइयों को कृषि अभियांत्रिकी विभाग से ये मिल जाएगा। कृषि विभाग के अंतर्गत ये विभाग आता है और लगभग हर जिले में कृषि अभियांत्रिकी विभाग की स्थापना की गई है, तो वहाँ से ये बेलर मशीन मिल जाएगा। किसान भाई अगर इसको ख़रीदना चाहते हैं तो कृषि विभाग और बीज निगम में चैम्प्स योजना चलती है, वहाँ भी किसान भाई संपर्क करके इस मशीन को खरीद के
पैरा जो फैला हुआ है उसको इकट्ठा कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, खरीफ फसल पर भूमि की तैयारी कैसे होना चाहिए? हमन जिसे फसल चक्र के बात करत हैं वो हिसाब से। जी हाँ, देखिए अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और ये बहुत उचित समय है खेत की तैयारी करने के लिए, क्योंकि खरीफ का सीज़न आने वाला है। तो किसान भाई इस समय का उपयोग करें और खेत की अभी बहुत अच्छे से उनको तैयारी करनी है। इसके लिए किसान भाई खेत की गहरी जुताई उनको करना है मिट्टी पलटने वाले हल से, या जिसे हम बोल्ड प्लाऊ या एम्बी प्लाऊ कहते हैं, उससे खेत की गहरी जुताई किसान भाई करें। और उसके पश्चात बड़े ढेले उसमें बन जाते हैं तो रोटावेटर एक बार चला दे किसान भाई, और 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर जो है गोबर की खाद की अनुशंसा की जाती है, जो कि पूर्ण रूप से सड़ी हुई अच्छी भुरभुरी होनी चाहिए। उसको किसान भाई खेत में मिला दें और एक बार पाटा चलाकर खेत को अच्छे से वो पूर्ण रूप से तैयार कर लें। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार ऐसे होते कि पूर्ण रूप से गोबर सड़े नहीं रहे और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई मना वाला डाल पड़ते है ना, कबर की बाद में पता चलता है कि अंदर के मना सड़े नहीं है या बाहर से भी नहीं सड़े है। जब वो सिचुएशन आ जाते है तब वो कैसे ढंग के दवाई का प्रयोग करके वाला अच्छा से करा जा सकते? जी हाँ, देखिए गोबर को सड़ाने की भी तकनीक है, उसका संवर्धन भी हम कर सकते हैं जी। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का जो जैव नियंत्रण प्रयोगशाला है वहाँ बहुत सारे सूक्ष्म जो लाभदायक जीव हैं, जिसे राइजोबियम है, पीएसबी है और केएसबी जिसको कहते हैं पोटाश सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। उसको किसान भाई 1 लीटर की बोतल उपलब्ध होती है, उसको ले लें, 1 बाल्टी पानी में घोल लें और उसके पश्चात उसको जो ढेर है उसमें छिड़क कर हाँ उसको अच्छे से मिला दें। और जैसे खाद के गड्ढे होते हैं उसको किसान भाई पलटते रहें बीच बीच में, जिससे नीचे का जो खाद है वो ऊपर आएगा और धीरे धीरे करके वो सड़ जाएगा। और जब ये सूक्ष्म जीव लाभदायक सूक्ष्म जीव को हम मिला देते हैं तो इसका संवर्धन भी अच्छे से हो जाता है और जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी मात्रा भी इसमें बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, गहरी जुताई के महत्व कतका है? का बार गहरी जुताई जरूरी है? देखिए गहरी जुताई का बहुत सारा फ़ायदा हमको मिलता है। जैसे मिट्टी पलटने वाले हल से किसान भाई जब गहरी जुताई करते हैं तो नीचे की मिट्टी पलटकर ऊपर आ जाती है और बहुत सारे जो खरपतवार के बीज हैं जो नीचे पड़े रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं, कंद वाले खरपतवार, गहरी जड़ वाले खरपतवार, उनके कंद भी ऊपर आते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे कीट जो फसल अवधि के दौरान हमको देखने को मिलते हैं, फसलों में लगते हैं, उनकी जो वयस्क अवस्था है, उनकी संखी है, उनकी पंखी है, वो नीचे ज़मीन में जाकर दरारों में छुपे रहते हैं। तो वो सभी मिट्टी पलटने से ऊपर आते हैं और ऊपर आकर वो तेज़ धूप में नष्ट हो जाते हैं या फिर पक्षियों के द्वारा खाकर नष्ट किए जाते हैं। तो एक तरह से हमारा जो भूमि का प्रबंधन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों को गहरी जुताई अवश्य करनी चाहिए। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करते हैं हरी खाद के, तो ये हरी खाद का हरे और कैसन ढंग के ला उपयोग में ला जाते हैं, बनाए के विधि का है? हरी खाद एक तरह की कार्बनिक खाद होती है और हरी खाद के फसलों के रूप में मुख्य रूप से ढेंचा या बरसीम इस तरह की फसलों को हम लेते हैं जी। और इसका बहुत लाभ हमको मिलता है। किसान भाई अगर हरी खाद का उपयोग करते हैं तो ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, मिट्टी की कार्बन की जो मात्रा है उसको बढ़ाता है, मृदा में जल धारण क्षमता, मृदा की भौतिक स्थिति को ये सुधारता है। और किसान भाई अगर हरी खाद की फसलें लगाना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल उपयुक्त समय है, वो इस समय का उपयोग करते हुए हरी खाद की फसलों को लगा सकते हैं। और हरी खाद की फसलों को हमारा जो मुख्य फसल है उसको लगाने के लगभग 45 दिन पहले हमको हरी खाद की फसलों को लगाना है। जैसे ढेंचा या बरसीम किसान भाई लगाते हैं तो 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज के हिसाब से किसान भाई खेत की एक बार जुताई कर दें और इन हरी खाद के बीजों को छिड़क दें, खेत में एक बार सिंचाई कर दें। और जब 30 से 35 दिन के पश्चात जब ये फसलों की वानस्पतिक वृद्धि उस समय बहुत अच्छी होती है और ये तुरंत फूल आने की पहले की अवस्था होती है, उस समय किसान भाई खेत की जुताई कर दें और खेत में इसको मिला दें जी। साथ में थोड़ा सा पानी चला दें। 7 दिन 10 दिन में ये जो हरी खाद की फसलें हैं पूर्ण रूप से सड़ जाती है और इसका बहुत फ़ायदा हमको देखने को मिलता है। लगातार अगर किसान भाई 2 साल 3 साल तक इसको उपयोग करते हैं तो जो रसायन के रूप में जो वो उर्वरक किसान भाई देते हैं
उसकी बहुत कम मात्रा की हमको आवश्यकता होती है, पर्याप्त मात्रा में हमको। डॉक्टर साहब समय के दरख्वास्त है और बहुत सुखद जानकारी आप हमारा दे हो, हमारे किसान भाई मला दे हो, एक बार आप बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। संगवारी हो, आप मन देखो कि कैसन ढंग के आप मन अपन क्षेत्र में जिन फसल अवशेष है ओकर उपयोग करके बढ़िया वाला खाद रूप में परिवर्तित करके बढ़िया अच्छा से अच्छा फसल ले सकत हो। साथ में जाने हो कि कैसन ढंग के हम लोग भूमि के तैयारी करना है। संगवारी हो, अगले अंक में फिर आबो, तब तक बर जय जोहार।